नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है एनसीईआरटी का महासंग्राम चल रहा है और इस महासंग्राम में आज हम लोग कक्षा 8 की शुरुआत करेंगे और बेहतरीन तरीके से समझेंगे, वैसे ही जैसे कक्षा 6 समझे, कक्षा 7 समझे, वैसे ही और उससे भी कहीं ज्यादा अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कक्षा 8। बस आपका सपोर्ट चाहिए, बस उसके बाद मैं अपनी जान भी झोंक दूंगा एनसीईआरटी में, क्योंकि एनसीईआरटी के बिना आपका कुछ भी संभव नहीं है। न सक्सेस, न प्रीलिम्स, न मेंस और न इंटरव्यू। और ये रियल बता रहा हूं, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, कर भी है लेकिन दिल की बात है। इसके साथ साथ में दोस्तों एक बात और बता दूं, इंटरव्यू को लेकर बहुत ज्यादा समय वहीं व्यतीत हो जाता, जिसके कारण कंटिन्यू एनसीईआरटी की सीरीज नहीं चल रही है। लेकिन कोई बात नहीं, कुछ दिनों की बात है, उसके बाद कंटिन्यू सारा सीरीज हम करेंगे। चलिए, सबसे पहले जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो सबसे पहले जो है पीछे क्वेश्चन जो दिया होता है उसको एक बार देखने की कोशिश करते हैं। चलिए आइए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, सही और गलत बताइए। पहला जो कथन है, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, ईसाई 3 काल के खंडों में बांट दिया था। क्या यह सही है या फिर गलत है? दूसरा क्वेश्चन जो है, सरकारी दस्तावेज में हमें यह समझने में मदद मिलती है कि आम लोग क्या सोचते थे, इसको बताना है सही है या फिर गलत है। तीसरा क्वेश्चन जो है, अंग्रेजों को लगता था कि सही तरह शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण महत्वपूर्ण है, यह सही है या गलत है, बताइएगा। आइए विचार करते हैं, चलिए विचार करके देखते हैं क्या है विचार में। पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है विचार का, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस तरह से काल खंडों में बांटा है उसमें क्या समस्या थी, आपको बताना है 100 शब्दों में लिख के मुझे। तीसरा क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेज को किस तरीके से सुरक्षित रखा था, 50 शब्दों में आपको बताना होगा। और चौथा क्वेश्चन, इतिहासकार पुराने अखबार में जो जानकारी जुटाते हैं वह पुलिस की रिपोर्टों में उपलब्ध जानकारी से किस तरीके से अलग होती है, 100 शब्दों में लिखना। इसको 100 शब्दों में, इसको 100 शब्दों में और तीसरा नंबर क्वेश्चन को 50 शब्दों में लिख के हमें बताना होगा। दोस्तों एक बात जरूर बता दूं कि मैं सबका कॉपी चेक कर रहा हूं, प्लीज लिखिए और पीडीएफ फॉर्म में हमें दीजिए, तभी हमारा मेहनत सार्थक हो जाएगा और तभी हम कह सकते हैं कि हां, हम आपको एसडीएम बनाने के लायक हैं। सिर्फ रट के प्रीलिम्स पास करने से कुछ नहीं होने वाला है। दुनिया सीधा एक लाइन में आंसर पूछती है आपसे, रैंक क्या आया, बस उससे कोई मतलब नहीं है प्रीलिम्स में कितने नंबर है, मेंस में कितने नंबर है, सीधा एक लाइन में जानती है रैंक क्या है, रैंक बताइए। और रैंक बताने के लिए आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों को एक साथ तैयारी लेकर चलना होगा, एक को भी छोटा या बड़ा ना समझना होगा। बाकी सोचना आपको है, हमें जो कहना था हमने कह दिया। तो चलिए आज का सेशन जो है शुरू करते हैं। आज पहली क्लास होगी 8th कक्षा की, अध्याय 1 कैसे, कब और कहां पे हम लोग चर्चा करेंगे। और आज जो हम पढ़ेंगे, तारीख में कितनी महत्वपूर्ण होती, तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती है, इसी के बारे में हम लोग जानेंगे, समझेंगे और बेहतरीन तरीके से आपके दिमाग के अंदर रखेंगे। और एक बात और बता दूं कि अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल बटन पे क्लिक कर लीजिए। इससे यह होगा कि मेरा लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपके मोबाइल स्क्रीन पे ऑटोमेटिक आता रहेगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों पर गर्मा गर्म बहसें चलती थी। आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखें का पर्याय माना जाता था। आपने भी लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि इतिहास तो बहुत उबाऊ है भाई, बहुत उबाऊ है। आज भी स्टूडेंट कहते हैं, 21वीं सदी में भी कहते हैं। बस इसलिए कहते हैं क्योंकि इतिहास या तो उन्होंने अच्छे से नहीं पढ़ा, या तो उसे पढ़ाने वाला जो था वो अच्छे तरीके से नहीं पढ़ाया, या फिर आसपास में टॉपर, दोस्त, यार, रिश्तेदार, नातेदार, यार इतिहास मतलब बड़ा उबाऊ है, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं अंधविश्वास आपके सिस्टम में डाल दिया। और यही वजह होता है कि आज भी आपको कहना पड़ता है इतिहास जो है उबाऊ है, जबकि इतिहास सबसे बेहतरीन है, सबसे बेहतरीन। ये मैं नहीं कहता हूं क्योंकि मैं भी इंजीनियर हूं, लेकिन इतिहास को ही प्रेफरेंस किया इसीलिए क्योंकि सबसे इंटरेस्टिंग है। चलिए, ऐसे भी जो सब्जेक्ट जो टीचर पढ़ाते हैं उसको कहते ही हैं, मैं भी वही कर रहा हूं, लेकिन रियलिटी भी कहीं इससे हद तक मिलता जुलता है। चलिए, बस तारीखें रटते चले जाओ, क्या इतिहास के बारे में यह धारणा सही है? और यही वजह होता है कि सारे लोग जो कहते हैं बस तारीख रट लो, बस तारीख रट लो। अरे तारीख रटने की कोई जरूरत नहीं है, तारीख तो हम चुटकियों में आपको बताएंगे, बस आपको हमारे साथ चलना होगा।
कुछ भी तारीख रटने की नहीं है। और अगर रटने की है, मैं भी कहता हूं रटने की है, तो सिर्फ प्रीलिम्स तक है। और प्रीलिम्स में चाहे वो हिस्ट्री का स्टूडेंट हो, चाहे ज्योग्राफी का स्टूडेंट हो, चाहे सोशियोलॉजी का स्टूडेंट हो, चाहे एंथ्रोपोलॉजी का स्टूडेंट हो, सबको प्रीलिम्स में वो इतिहास को रटना होता है। उसके बाद इतिहास फिर तारीख का तो खेल ही नहीं है। तब तो इतिहास सिर्फ आपके समझ का खेल है। अगर समझे हुए हैं तो इतिहास आपके लिए बच्चों का खेल है, और अगर नहीं समझे हुए हैं तो इतिहास आपका सबसे मुश्किल विषय है। चलिए आइए अब यहां तक की बातें आपको समझाने की कोशिश करता हूं। उस समय में बहुत बड़ी मुश्किल हो जाती थी जब तारीख नहीं होती थी। कौन सा राजा कब हुआ, कौन सा युद्ध किया, उस युद्ध का परिणाम क्या हुआ, इसके बारे में कोई विषय नहीं थी। और आपस में क्या होता था, इसी अहोपनाह बुन में जो है एक दूसरे में फंसे रहते थे। कौन सा तारीख दूं, कौन सा राजा कब आए थे, ये सारी की सारी समस्या जो है इतिहासकार के पास में जो है मौजूद होती थी। और इसी को देखते हुए जो है इसी हिसाब से इतिहास के तारीखों का पर्याय माना जाता था। बहस से कंटिन्यू चलती रहती थी। और आपने भी इसी तरीके से लोगों से सुना होगा कि यार इतिहास बड़ा उबाऊ है, इसमें तारीखें बहुत रटनी पड़ती है। ये सारी अंधविश्वास को हमने यहीं पे अभी इसी टाइम में आपके दिमाग से बाहर निकाल दिया। उसके बाद भी अगर आप एंट्री करवाना चाहते हैं तो वेलकम। चलिए अब आते हैं आगे की कहानी पे। इसमें कोई शक नहीं है कि इतिहास अलग अलग समय पे आने वाले बदलावों के बारे में ही होता है। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीजें किस तरीके की थी और इनमें क्या बदलाव आए। जैसे ही हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, हम समय का जिक्र करने लगते हैं। हम पहले और बाद की बातों को मतलब क्या, बातों में जो है बात करने लगते हैं। मतलब क्या है, इतिहास की जो तारीखें होती है जब भी हम करने लगते हैं तो हम टाइम की मतलब क्या है, एक तरीके से तुलना करने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे से क्या करते हैं, कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर मान लीजिए 90 के टाइम में हमारी सरकारें कैसी थी, तो अगर 90 में पता हो तो अच्छा उस टाइम में जो है भारत की जो उस टाइम का राजनीति था इस टाइप से था। और आज जब 21वीं सदी हुई तो 21वीं यानी 20वीं सदी और 21वीं सदी में किस तरीके की राजनीति चल रही, क्या कुछ अंतर हुआ, क्या कुछ स्थिति बदली या उससे भी बदतर हो गई। ये कब पता चलेगा, जब हमें तारीख पता होगी। जब तक तारीख पता नहीं होगी तब तक तुलना करना संभव नहीं है। तो समझ लीजिए कि तारीख की कितनी बड़ी वैल्यू होती थी, क्योंकि अतीत की जानकारी, वर्तमान की जानकारी और भविष्य की जानकारी अगर जानना होगा तो तारीखें जानना बेहद जरूरी होती थी। रोजमर्रा की जिंदगी में हम अपने आसपास की चीजें पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते। हम चीजों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं, मानो जो कुछ हमें दिख रहा है वह हमेशा से ही ऐसा ही रहा होगा। लेकिन हम सबके सामने कभी कभी अचंभे के क्षण आते हैं। कई बार हम उत्सुकता हो जाती है कि और ऐसे उत्सुकता हो जाती है और कई बार क्या होता है, ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं जो वाकई में ऐतिहासिक होती है। किसी व्यक्ति को सड़क के किनारे चाय की घूंट भरते हुए देखकर आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि चाय या कॉफी पीने का चलन शुरू कब हुआ होगा। रेलगाड़ी या खिड़की के बाहर झांकते हुए अपने जहन में यह सवाल उठ सकता है कि रेलवे का निर्माण कब हुआ है, किसके टाइम में हुआ, कौन से गवर्नर के टाइम में हुआ है। ये सारी बातें आपके दिमाग में आ सकती है। रेलगाड़ी के आने से पहले लोग दूर दूर की यात्रा किस तरीके से कर पाते थे, यह भी आपके दिमाग में सवाल आता होगा। सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए आप यह जानने के लिए उत्सुक हो सकते हैं कि किस जमाने में अखबार नहीं छपते होंगे, कौन सी जमाना होता होगा जब अखबार नहीं छपते होंगे और कब से अखबार छपना शुरू हुआ। यह चीज आप दिमाग में ऐसा सोच सकते हैं। उस समय लोगों की चीजों की जानकारी कैसे मिलती होगी, इसके बारे में भी आप सोचते होंगे। कहने का मतलब ये कि रोजमर्रा की जो जिंदगी है, आसपास की चीजें जो कि कंटिन्यू आप देखते जा रहे हैं, क्या कभी सोचे, सपोज कीजिए मैं आपको एक डेमो से बताता हूं। आपके गांव, आपके शहर, आपके कस्बा, जहां भी आप रहते होंगे, जो सड़क को आप देख रहे हैं, एकदम सिंपल एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जो सड़क आप देख रहे हैं, क्या वो सड़क पहले वैसी थी? याद कीजिए, आज से 10 साल पहले चले जाइए, क्या वैसी सड़क थी? टूटी फूटी मिट्टियों वाली सड़क हुआ करती थी। उससे पहले जो है कीचड़ों वाली सड़क हुआ करती थी। उससे पहले तो गड्ढे हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे वो गड्ढे भरने लगे, फिर मिट्टी वाली सड़क आई, उसके बाद कच्ची ईंट वाली सड़क आई, उसके बाद उस पे जो है कंक्रीट वाली सीमेंट मतलब रास्ता बन गई। और अब जो है उसके ऊपर जो है हर तरीके का उसमें जो भी किया जा सकता है, अब एक नए तरीके का जो है उसके ऊपर जो है कोलतार बिछा दिया जाता है। मतलब क्या समय के अनुसार जो है आप ढलते हुए देख रहे हैं। तो क्या जो आज सड़क आप देख रहे हैं, क्या आप तुलना नहीं कर सकते हैं कि आज से 20 साल पहले यह सड़क कैसी रही होगी, यह क्षेत्र कैसा रहा होगा? आज इतना डेवलप हो गया, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई, उस समय कैसा होगा वो? एक उससे भी और थोड़ा सा आगे बढ़िए कि जहां पे आप चाय नुक्कड़ में देखते होंगे कि लोग चाय की चुस्की लेते हैं,
उस समय अखबार पढ़ते तो क्या कभी आपने सोचा कि ये चाय कब से शुरू हुआ? थोड़ा सा दिमाग लगाइए, कैसे शुरू हुआ, क्यों लोगों को पीने की आदत पड़ गई, क्या इसके पीछे रीजन था अंग्रेजों का? ये सारी की सारी बातें सोच सकते हैं। कब से अखबार का चलन हुआ, लोग अखबार पढ़ क्यों रहे हैं, इससे क्या उन्हें पता चलता है, ये सारी की सारी बातें आप सोच सकते हैं। इसके साथ साथ में आप जो है रेल में जब सफर करते हैं तो आपको क्या लगता है, घंटों का टाइम जो है मिनटों में हो जाता है। क्लियर हो रहा है? लेकिन क्या आपने सोचा कि रेलवे का आविष्कार कब हुआ, किसने किया, किस गवर्नर जनरल के टाइम में हुआ होगा? ये सोच सकते हैं ना, क्योंकि अगर रेलवे का आविष्कार नहीं हुआ होगा तो लोगों का सफर जो है कितने दिनों में, कितने महीने में सफर पूरा होता होगा, अंदाज लगाइए। बस इसी के बारे में आपको रोजमर्रा की जिंदगी में आसपास की चीजों पर हमेशा सोचने के लिए मजबूर किया गया है। चलिए अब आते हैं आगे की ओर। क्लियर हो रहा, समझ में आ रहा है ना? ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं। हमें जो है ये सारे जो भी अभी चीजें मैं बताया हूं समय के बारे में सोचने के लिए क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। मतलब रेलवे का जैसे आपको बताया तो सीधे आप कहां चले जाइएगा, सीधे उठा के चले जाइएगा 17वीं शताब्दी में। क्लियर हो गया? ये 1800 समथिंग के कह दीजिए 17वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी के मध्य बता सकते हैं या फिर 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध भी बता सकते हैं। क्लियर हो गया? चलिए अब यहां के बारे में क्या सोचने के लिए मजबूर कर देते, कब से चाय पीने लगे इसके लिए सोचने के लिए मजबूर कर देते, कब ये सड़क की स्थिति कैसी रही होगी, आज ऐसी हो गई, उस टाइम में क्या रहा होगा, ये सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं। अब समय को हमेशा जो है साल या महीने पैमाने पे नहीं देखा जा सकता है। टाइम को किसी भी हालात में महीने या फिर साल के पैमाने पे नहीं देखा जा सकता। कई बार ऐसी प्रक्रियाएं के लिए कई तारीखें तय करना वाकई गलत होता है जो एक लंबे समय तक चलते रहती है। भारत के लोग ने अचानक एक दिन सुबह सुबह चाय पीना शुरू नहीं कर दिया होगा। ऐसा नहीं हुआ होगा कि अचानक सुबह सुबह एक दिन चाय शुरू नहीं कर दिए होंगे। इसके लिए भी एक लंबी प्रक्रिया चली होगी। इसका स्वाद धीरे धीरे उनके जबान पर चढ़ा होगा। इस तरीके की प्रक्रिया के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती है। इसी तरीके से हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए भी कोई भी तिथि नहीं बता सकते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ या अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन जो है बदलाव हुआ, यह नहीं बता सकते हैं। यह बताना बिल्कुल भी संभव नहीं है। ये सारी चीजें एक लंबी समय से घटती रहती है। ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि की ही बात जो है कर सकते हैं, एक लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं। जब वे खास बदलाव दिखाई देना शुरू हुए होंगे तो फिर लोग इतिहास की तारीखों को जोड़कर क्यों देखते हैं। अब इससे पहले आपको बताते हैं, थोड़ा सा डेमो देते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा। जैसे सपोज कीजिए 1857 की क्रांति, अगर जो नए स्टूडेंट होंगे उनको भी अगर नहीं ज़्यादा अंदर की बात बताऊंगा तो हो सकता नहीं समझ में आएगा। लेकिन 1857 की क्रांति 10th में भी पढ़ना होता, 12th में भी पढ़ना होता, अच्छे तरीके से आप पढ़े होंगे। 87 का रिवॉल्ट, देखिए ये जो क्रांति हुई है ये शुरुआत तो जरूर मेरठ से हुई थी, लेकिन क्या मेरठ से हुई थी क्या? इसके पीछे बहुत लंबी प्रक्रिया चली। लेकिन वहां के बाद, मेरठ के बाद, मंगल पांडे के समय के बाद ये चर्चा में आ गई, तो वहीं से 1857 का क्रांति शुरुआत हुई थी। क्लियर हो रहा है? दिमाग में चल रही है ना? तो कहीं ना कहीं ये प्रक्रिया एक लंबी चलती है, लेकिन जहां से ये चर्चा का मुद्दा बनता है वहीं से उसकी डेट शुरुआत हो जाती है। जैसे फ्रांसीसी क्रांति ले लीजिए, अमेरिकी क्रांति ले लीजिए, असहयोग आंदोलन ले लीजिए, सबने अवज्ञा आंदोलन ले लीजिए, भारत छोड़ो आंदोलन ले लीजिए। क्या ये एक दिन की प्रक्रिया है? क्या आप एक दिन बता सकते हैं? नहीं, एक लंबी प्रक्रिया है। बस वो एक दिन में ये घटना घटी और लगातार लोगों के दिमाग में बैठ गई, तो वो दिन से ये जो है क्रांति की शुरुआत हो जाती। वैसे ही जब आप चाय पी रहे हैं तो क्या डायरेक्ट आप चाय पी लिए, एक दिन बैठे पूरे हिंदुस्तान के लोग एक साथ चाय पीना शुरू कर दिया? ऐसा नहीं है। पहले चाय को स्टार्टिंग किए होंगे, हो सकता है चाय पिए होंगे, जीभ जल गया होगा, मुंह जल गया होगा, तो कितने लोग कहेंगे अरे ये बेकार चीज है, ऐसा तो हो सकता है ना। फिर धीरे धीरे उसको क्या फूंक मारे होंगे। सोचिए, थोड़ा सा दिमाग में लगाइए, फूंक मारे होंगे, फिर चाय धीरे धीरे ठंडी लगी होगी, उसके बाद उसका स्वाद दिए होंगे, एक तो मीठा और दूसरा एक अलग टेस्टी लगा होगा, तो लगा होगा यार बड़ा अच्छा लगता है। कुछ दिन के बाद अंदर में ताजगी महसूस होना शुरू होगी कि यार अभी हम 10 घंटे का सो रहे थे, चाय पीना शुरू किए तो 6 घंटा सोना शुरू कर दिए, तो लोगों को क्या हुआ, ताजगी महसूस होने लगी कि यार अब तो इससे नींद घटने लगती है। फिर धीरे 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 लोगों में जो है चाय का जो है प्रचार चलना शुरू हो गया। लोग जो है हाथों हाथ चाय को लेना शुरू कर दिए, उसके बाद चाय का आविष्कार हो गया। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रही कि नहीं? इसी लंबी प्रक्रिया, ऐसे ही आपको इतिहास के मेंस के क्वेश्चन भी लिखने होंगे और तभी नंबर आपको मिलने वाला है। इतिहास बोलिए कहां मुश्किल है, आपसे ही पूछता हूं। इसी तरीके से इसी प्रक्रिया से शुरू हुई थी।
अब तो फिर लोग इतिहास को तारीख से जोड़कर क्यों देखते हैं? अब क्वेश्चन ये उठता है, जब ऐसी स्थिति है तो तारीख से इतिहास को क्यों जोड़ा जा रहा? क्यों बताया जा रहा कि रेलवे का आविष्कार इस समय हुआ? क्यों बताया जा रहा सबने अवज्ञा आंदोलन इस समय हुआ? क्यों बताया जा रहा 757 की क्रांति इस समय हुआ? क्यों इतिहास से इसको जोड़ के बताया जाता? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इस जुड़ाव की एक वजह है, एक समय था जब युद्ध बड़ी बड़ी घटनाओं का ब्यौरा को ही इतिहास माना जाता था। जब बड़ी बड़ी घटना युद्ध में होती थी उसी को इतिहास माना जाता था। यह इतिहास राजा महाराजा और उनकी नीतियों के बारे में होता था। इतिहासकार यह लिखते थे कि कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया, इस साल मतलब कौन से साल इसका विवाह हुआ, किस साल उनके घर में बच्चा पैदा हुए, कौन से साल उनके कौन सी लड़ाई लड़ी गई और वह कब मरा, उसके बाद कौन सा शासक फिर गद्दी पे बैठा और किस तरीके से घटना का निश्चित तिथि बताई जा सकती है। और इसी तरीके का इतिहास की तिथि को महत्व बना रहता था पहले समय में। इसीलिए कि हम आखिर ऐसा क्या वजह है जो इतिहास की जानकारी जो है हम इतिहास की तारीखों को जोड़कर क्यों देखते हैं, इतिहास को जो है तारीखों से क्यों जोड़ के देखते हैं? इसलिए जोड़ के देखते हैं क्योंकि पहले के समय में जो राजा हुआ करते थे, कौन सा युद्ध वो लड़ते थे उसके बारे में जानकारी होती थी, कहाँ शादी करते थे उसके बारे में जानकारी होती थी, किन से शादी करते थे उनके बारे में जानकारी होती थी। वो टाइमिंग समय होता निश्चित होता था, कितने कितने अंतराल के बाद ये सब प्रोसेस होते जा रही है। कब उनका बच्चा होता था वो टाइमिंग फिक्स किया जाता था, कब फिर उनकी मृत्यु होती थी वो टाइमिंग फिक्स होता था, समय होता था। उसके बाद उनके बाद कौन से राजा गद्दी पे विराजमान होंगे वो समय निश्चित किया जाता था। और इसी तरीके से अगर देखा जाए तो इन घटनाओं का एक निश्चित तिथि बताई जा सकती है और इस तरह इतिहास की तिथि को महत्व को बना रहा। क्लियर? अब जैसा कि पिछले 2 साल के इतिहास को किताबों में आपने देखा, अब इतिहासकार बहुत सारे दूसरे मुद्दे और दूसरे सवालों के बारे में भी लिखने लग गए थे। अब जो है इतिहासकार दूसरे मुद्दे दूसरे सवाल के बारे में भी इतिहासकार लिखना शुरू कर देते हैं। वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग किस तरीके से अपने रोजी रोटी चलाते थे। लोगों का रोजी रोटी चलाने का क्या है क्रिया, जैसे आज भी जो लोग रोजी अपने भरण पोषण करते हैं उनका क्या है चलाने का। कोई क्या करता है, दिहाड़ी का काम कर रहा है, कोई मनरेगा में काम कर रहा है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है। मतलब हर आदमी क्या है अपना रोजी रोटी कमाने के लिए अपना एक अलग तरीके का जो है काम को चूज कर लिया है, जो काम वो सबसे बेस्ट कर सकता है और उसमें क्या है वो लगा हुआ है। वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह अपने रोजी रोटी कमाते हैं, चलाते हैं, वे क्या पैदा करते हैं और क्या खाते हैं, शहर कैसे बने, बाजार किस तरह फैले और किस तरीके से रियासतें बनी और नए विचार पनपे और सांस्कृतिक समाज किस तरीके से बदले। अब इतिहासकार क्या है, अब मान लीजिए कि कोई सिंपल सा सोचिए, एक छोटा सा गांव है जहां भी कुछ भी नहीं विकास हुआ, बस मेरी बात को सुनिए, वहां पे कुछ 10-20 लोग बस आए हुए हैं। अब धीरे धीरे लोग को जानकारी नहीं थी, धीरे धीरे कृषि की शुरुआत हो गई। एकदम दिमाग में इमेज बनाइए, जितनी बातें कृषि की क्या हो रही, शुरुआत हो गई। अब लोग क्या करने लगे, खेती करने लगे। खेती करने लगे तो सपोज कीजिए कि वो चावल की पैदावार या गेहूं की पैदावार करना शुरू कर दिए। अब सारे लोग को गेहूं की पैदावार जब हो गई तो जरूरत उन 20 लोगों को नहीं है, बाकी आसपास के जो क्षेत्र है उनको भी गेहूं की जरूरत है, क्योंकि उनको भी रोटी चाहिए। उनके लिए क्या करेंगे, वे कहीं ना कहीं तलाश करेंगे। तो तलाश करने के लिए क्या किया गया, एक ऐसा क्षेत्र को चुना गया जहां पे लोग क्या करते थे, अपने गेहूं को लेकर बैठ जाते थे या फिर रास्ते दर रास्ते घुमंतु की तरह जो है बोल बोल के उसको क्या करते थे, बेचा करते थे। और उसके बदले में क्या किया जाता था, उन्हें कुछ धन जो है दिया जाता था जिस रेट से वो बेचते थे। अब धीरे धीरे क्या हुआ, बाजार लगना शुरू हो गया। एक ऐसा क्षेत्र हुआ जहां पे लोग क्या हुए, एक साथ इकट्ठा होकर सारे के सारे गेहूं बेचना शुरू कर दिए। अब वो क्षेत्र में क्या हो गया, फैलाव होने लगा। अब लोग गेहूं खरीदने के लिए कहीं दूसरे क्षेत्र में है तो उनको उस क्षेत्र से उस बाजार तक आना शुरू हो गया। अब धीरे धीरे अर्थव्यवस्था क्या हुआ, फैलना शुरू हुआ। लोगों को जब प्रॉफिट होना शुरू हुआ उन 20 लोगों को, तो 20 लोग जो और पीछे खड़े थे उनको लगा अरे इन्होंने 10 रुपया लगाया, 50 रुपया कमाया, अब हम भी इसी काम में करेंगे। फिर धीरे धीरे इसका कारोबार क्या हो गया, बढ़ना शुरू हो गया। जब बढ़ना शुरू होगा तो जनसंख्या भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। जनसंख्या जब बढ़ना शुरू हो जाएगी तो लोगों का क्या होगा, डिमांड भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब डिमांड बढ़ना शुरू होगा तो क्या होगा, पैदावार उत्पादन भी बढ़ाना शुरू किया जाएगा। और इसी तरीके से फिर क्षेत्र दर क्षेत्र जो है बढ़ता हुआ चला जाएगा। अर्थव्यवस्था का विकास, समाज का विकास और धीरे धीरे फिर संस्कृति का भी विकास इसी के दरमियान होना शुरू हो जाएगा। लोग आसपास में आना शुरू हो जाएंगे, उनके संस्कृति का भी विकास शुरू हो जाएगा। क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम? चलिए अब आते हैं आगे।
कौन सी तारीखें? कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है? कुछ ऐसी तारीख है जिसके महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या है? हम जो तारीख चुनते हैं, जिन तारीख के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी बुनते हैं, वे अपने आप में जो है महत्वपूर्ण नहीं होती। वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि हम उस खास जो कुछ घटनाएं होती है वो महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं। अगर अध्ययन के विषय बदला जाता है, तो अगर हम इस मुद्दे पर ध्यान देने लगते हैं, तो हम महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती। कहने का मतलब तारीखें इंपॉर्टेंट नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। कहने का मतलब सीधा है, उस तारीख में जो घटना घटती है ना, वो घटना इंपॉर्टेंट हो जाती है और उस घटना की वजह से वो तारीखें चर्चा में आ जाती है। जबकि तारीखें नहीं होती, तारीखें तो कंटिन्यू बदलते जा रही है, चलते जा रही है कंटिन्यू, लेकिन उन्हीं तारीखों में कुछ ऐसी घटना घट जाती है जिससे वो तारीख महत्वपूर्ण हो जाती है। क्लियर हो गया? अब एक उदाहरण पर विचार कीजिए। चलिए एक उदाहरण आपको देते हैं, उस पर विचार आपको करना होगा। भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे, उनमें हर एक गवर्नर जनरल के शासनकाल महत्वपूर्ण है। जितने भी हैं सब गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के शासन के समय शुरू होते हैं और आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ में ये खत्म होते हैं। अलग अलग अध्यायों में हम एक दूसरे गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स, वेलेस्ली और जो भी है डलहौजी वगैरह की सबकी चर्चा करते हैं। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, पहले हुआ करते थे गवर्नर, आपको बता दूं, जो कि उस टाइम में जो है कर्नवालिस हुआ करते थे। क्लियर है ना? कर्नवालिस थे। उसके बाद में अंतिम गवर्नर जो हुए, गवर्नर जनरल आपका जो है वारेन हेस्टिंग्स, और गवर्नर जनरल जो प्रथम हुए वो भी वारेन हेस्टिंग्स हुए। ये थोड़ा सा प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, अब आपको बताते हैं। अब एक उदाहरण दिया गया, उस टाइम में जितने भी गवर्नर जनरल हुए सबके काम जो है महत्वपूर्ण थे, अपने अपने तरीके से काम किया जाता था। जो प्रथम गवर्नर जनरल हुए थे वो वारेन हेस्टिंग्स हुए थे, और जो अंतिम वायसराय हुए, गवर्नर जनरल 1857 की क्रांति जब होती तो गवर्नर जनरल का पोस्ट समाप्त हो जाता है। उसके बाद सीधे जो सत्ता है कंपनी के हाथ से सीधे ब्रिटिश सत्ता में चली जाती है। अब यहां के बाद जो गवर्नर जनरल टाइटल दिया जाता था उसको समाप्त कर दिया गया और यहीं से गवर्नर जनरल की जगह पे वायसराय रख दिया गया। क्लियर हो रहा है ना? यहां से वायसराय की शुरुआत हो जाती है। इस इतिहास में गवर्नर जनरल और वायसराय को कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला ही छाया रहता था। मतलब क्या, अगर इस इतिहास को देखा जाए तो गवर्नर जनरल और वायसराय के कभी भी ना खत्म होने का सिलसिला जो है पूरे तरीके से छाया हुआ है। 1947 तक गवर्नर जनरल का शुरुआत चलता रहता है और 1947 के बाद में लॉर्ड माउंटबेटन के बाद में समाप्त हो जाता है। 46 तक जाते जाते अब यहां के बाद इतिहास की इन किताबों की सारी तारीखों के महत्वपूर्ण इन अधिकारियों, इनकी गतिविधियों, इनकी नीतियां, ध्यान रखिएगा, अधिकारियों, इनकी गतिविधियों, इनकी नीतियां, उपलब्धियों के आधार पर ही तय होता था। यह ऐसा भी था मानो इन लोगों के जीवन के बाहरी कोई भी चीज नहीं थी जिसे जानना महत्वपूर्ण हो। इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास के अलग अलग अध्यायों का विषय बन जाता था। क्या हम इसी दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते? गवर्नर जनरल के इस इतिहास के चौखट पर हम भारतीय समाज के विभिन्न समूहों और वर्गों की गतिविधियों पर किस तरीके से ध्यान दे सकते हैं, इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। क्या इतिहास को अलग तरीके से नहीं लिख सकते हैं? क्या इतिहासकार को गवर्नर जनरल वायसराय से ही जोड़ के लिखा जा सकता है? क्या इनकी नीतियां, इनके अधिकारियों जिस तरीके से काम करते थे, जिन तरीके से इनका कार्यकाल का था, क्या इन्हीं को देख के हम इतिहास लिख सकते हैं? क्या अलग तरीके से इतिहास नहीं लिखा जा सकता? लिखा जा सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण यही लोग थे क्योंकि पूरे हिंदुस्तान को यही हैंडल कर रहे थे उस टाइम में, इसीलिए इनको जोड़ के ही लिखना पड़ेगा क्योंकि इन्हीं के अनुसार से जो है वहां की राजनीति, वहां की सामाजिक, वहां की सांस्कृतिक और वहां की अर्थव्यवस्था निश्चित होती थी। तो इसीलिए इनको जोड़ के ही पढ़ा जाएगा, लिखा जाएगा। जब हम इतिहास को कोई भी मान लीजिए, जब हम इतिहास की कोई कहानी लिखते हैं तो उसे टुकड़ों या अध्यायों में बांट देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? जब भी हम कोई इतिहास को या फिर कोई कहानी अगर लिखते हैं तो उसे टुकड़े या अध्यायों में बांट देते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर अध्याय में कुछ असमंजस रहे। उसका मकसद कहानी को इस तरीके से सामने लाना होता है कि उसे आसानी से समझा जा सके और याद रखा जा सके। इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं
इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं पे जोर देते हैं जो उस कहानी को पेश करने में मददगार होती है। जो इतिहास गवर्नर जनरल के जीवन के इर्द गिर्द चलता है उसे भारतीयों और गतिविधियों के कोई मायने नहीं रखती है, उनके लिए वहां कोई जगह नहीं होती है। तो फिर क्या किया जाए? जाहिर है हमें इस इतिहास का एक अलग खाका बनाना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि अब तक जिन तिथियों को महत्व दिया जा रहा था वे महत्वपूर्ण नहीं रहे, अब हमारे लिए नई तिथियां महत्वपूर्ण हो जाएंगी। देखिए सीधा सा मतलब इतनी सारी बातें जो बताई इसमें क्या है, मान लीजिए कि जब भी कोई इतिहास पढ़ते हैं या जब भी कोई आप कहानी पढ़ते हैं तो उसे टुकड़ों में या अध्यायों में बांट दिया जाता है। ऐसा क्यों ना होता कि कंटिन्यू रखा जाता है? ऐसा इसलिए नहीं होता है ताकि आपकी समझ में नहीं आ पाएगा, एक ज्यादा दिनों तक याद नहीं रहेगा, दो और तीसरी बात आपका इंटरेस्ट नहीं जाग पाएगा, इसीलिए उसे टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया जाता है। यहां एक डेमो देकर बताने की कोशिश करता हूं। आपने कई लोग जो है कृष मूवी देखे होंगे, इस पे कोई शक की बात नहीं। कितने टुकड़ों में आया है, पार्ट 1 पार्ट 2 करके आता जा रहा है और फिर से आने की भी तैयारी में लगा हुआ है। या फिर धूम सीरीज देख रहे हैं, ये क्यों टुकड़ों टुकड़ों में किया जाता है? क्या कभी सोचने की कोशिश किए? इसीलिए किया जाता है कि जो इसको लिख रहा है उसको पहली प्रॉफिट भी ज्यादा हो, एक, और पता चल जाए कि यहीं अगर ये हिट नहीं होगी, ये अच्छी नई कहानी होगी तो यहीं बंद कर दिया जाएगा, दो। तीसरी बात होती है कि आपके जहन में, आपके दिमाग में ये याद रह सके। चौथा, ये जो है जब आप कहानी देखें तो पूरे तरीके से मनोरंजन रहे, आपका इंटरेस्ट जो है बना रहे ये मूवी में भी और आगे आने वाली सीरीज में कि आगे कौन सी घटना घटने वाली है। जैसे जेम्स बॉन्ड की सीरीज आप देखते हैं 001, तो उसमें क्या देखते हैं आप? यही तो देखते हैं कि नेक्स्ट सीरीज क्या होने वाला है, नेक्स्ट इसके बाद क्या आने वाला है, इंटरेस्ट आपका बना होता। सेम कहानी यहां भी इसमें इतिहास में है, इसीलिए इसे क्या करते हैं, अध्यायों में या टुकड़ों में बांट के पढ़ते हैं। चलिए अब हम अवधियां कैसे तय करते हैं इसके बारे में सोचते हैं, कैसे हम करते हैं। 1817 में, अब यहां पे बड़ा इंटरेस्टिंग है, एकदम ध्यान रखना है, यहां से दिमाग मत हटाइएगा। 1817 की बात है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका प्रीलिम्स में, याद रखिएगा। 1817 में स्कॉटलैंड, ध्यान रखिएगा एकदम पूरी बारीकी से समझिएगा। 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री राजनीतिक दर्शन जेम्स मिल ने, और ये आपका क्वेश्चन भी हमने दिया हूं, यहीं से यहां निकलने वाला, जेम्स मिल कहां के थे? स्कॉटलैंड के थे। अब वीडियो का पॉज कर दीजिए, अभी मेरे कहने पे पॉज कीजिए। अब जाके आप क्या कीजिए, मैप निकालिए, मैप में आप स्कॉटलैंड ढूंढिए, कहां पे है बस आप ढूंढ लीजिए, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना। अब आगे बढ़िए। यहां के एक राजनीति भी थे, अर्थशास्त्री भी थे और दार्शनिक भी थे, जेम्स मिल। 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ध्यान रखिएगा, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, भारत के नाम का एक इतिहास लिखी। भारत के नामक एक इतिहास इन्होंने लिखी, किसने? तो जेम्स मिल ने। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास में हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, ध्यान रखिएगा, हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश, ईसाई के बारे में नहीं, 3, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, इन 3 खंड जो कालखंड है इसमें बांट दिया था। किसने? जेम्स मिल में। जेम्स मिल ने कौन सी किताब लिखी थी? ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका प्रीलिम्स में, जाकर उठाकर देख लीजिए, 8th क्लास के एनसीईआरटी से पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब 3 खंड में बांट दिया गया, किसमें? हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में। क्लियर हो गया? कालखंडों में यह निर्धारण को ज्यादातर लोगों ने यह भी मान लिया, क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने के लिए जो तरीके हैं कोई समस्या दिखाई देती है? अगर इस तरीके से बांट के आपको बताया जाए हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश, तो क्या कोई समस्या आपको दिखाई पड़ती है? बिल्कुल भी ना दिखाई पड़ती है, बिल्कुल भी ना दिखाई पड़ती है। इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? अब यह क्वेश्चन बनता है, अगर नहीं दिखाई पड़ती तो आखिर क्यों बांटा जा रहा अलग अलग तरीके से? इसको बांटने की मतलब कौन सी मजबूरी आ गई, कौन सी समस्याएं आ गई कि इतिहास के कालखंडों को अलग अलग बांटा गया? इसकी भी एक वजह है, हम एक दौर की खासियत और उसके केंद्रीय तत्वों की पकड़ की कोशिश करते हैं। पकड़ने की जो कुछ खासियत होती है, कुछ केंद्रीय तत्व ऐसे होते हैं केंद्र में, सेंटर में, जिसको पकड़ने की हम कोशिश करते हैं। इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिसके सहारे हम समय को बांटते हैं। और ये शब्द जो होते हैं वो अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं। अतीत जो गुजर चुकी है समय, उसके बारे में हमें विचारों को दर्शाते हैं। वे हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच में क्या बदलाव आए और क्या महत्व था इसके बारे में। अब देखिए यहां पे क्या है, इतिहास को अलग अलग कालखंडों में बांटा जा रहा है। उसके साथ साथ में जो होता है एक दौर होता है, इसकी यह भी एक वजह होता है कि एक दौर होता है जिसपे कुछ खासियत होती है, कुछ केंद्रीय तत्व होते हैं जिसको हम पकड़ने की कोशिश करते हैं, इसीलिए इसे अलग अलग कालखंडों में बांटते हैं।
इसके साथ में कुछ ऐसे शब्द होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो क्या होता है, अतीत में जो गुजर चुका है उसके समय में, अतीत के समय में जो है हमारे विचार को दर्शाते हैं। हम सोचते हैं, मान लीजिए कोई पहाड़ है, तो पहाड़ को जब हम देखते हैं तो देखने के बाद में कुछ आकृति जैसा अनुभव होता है, तो हम क्या करते हैं, अतीत में ले जाते हैं कि इसे 100 साल पहले ये पहाड़ कैसा रहा होगा, क्या इस पहाड़ के आसपास का क्षेत्र कैसा रहा होगा, क्या ये पहाड़ की ऊंचाई बढ़ी होगी या घटी होगी या फिर और घट चुकी है। ये सारी बातें क्या होगा, ये अतीत में ले जाके ही हम सोच सकते हैं और समझ सकते हैं। क्लियर हो गया। अब आगे, सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं। अगर हम देखा जाए तो सारे एशियाई समाज जो है सभ्यता के मायने में हम यूरोप से काफी पीछे हैं। इतिहास की उनकी समझदारी यह थी कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहां हिंदू मुस्लिम तानाशाही राज चलता था। यहां चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधनों, अंधविश्वास का ही बोलबाला था। कहने का मतलब, अंग्रेज से पहले जो भी यहां पे सत्ता थे, मुगल थे, मुगल से पहले जो है दिल्ली सल्तनत की यहां पे राज थी, तो जितने भी लोग आए तो कहीं ना कहीं यहां पे हिंदू मुस्लिम धर्म के, जाति के बंधनों और अंधविश्वासों से ही यहां की सत्ता चलती थी, यहां के लोग चलते थे, यहां का समाज चलता था। इससे पहले इसी तरीके का समाज जो है चलता। आज भी कहीं ना कहीं हम फिर से उसी युग में इंटर करने की कोशिश में लगे हुए हैं। 21वीं सदी आ गई है, लेकिन हम आज भी उस अंधविश्वास में जी रहे हैं, इसमें कहना दो राय नहीं है। हम आज भी धर्म को लेके हर तरीके का बैर कर रहे हैं। आज सोशल मीडिया से लेके हर जगह जितने भी नेताएं हैं, जो भी नेताएं हुए हैं, जो भी हुए हैं, सब ने सब कहीं ना कहीं अपनी रोटी सेकने के लिए धर्म का ही सहारा लिया है। फिर चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, बस इसी दोनों पे वार किया जाए और आसानी से सत्ता में जाके मजे लूटा जाए। आज भी वही समस्या, खैर थोड़ी सी राजनीति हो गई, लेकिन आज भी समस्या को आप जोड़ सकते हैं। अब आते हैं, ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। यह संभव था कि ब्रिटिश शासन जो है भारत को एक सभ्यता की ओर ले जाया जा सकता था। इस काम के लिए जरूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थाएं और कानून को लागू किया जाए। और इसके लिए अगर सभ्यता को एक अच्छे राह पर लिया जा सकता है, तो इसके लिए जो है यूरोपीय शिष्टाचार, जो यूरोप में शिष्टाचार जिस तरीके से था उस तरीके से वहां की कला संस्था, वहां का कानून जो है भारत में लागू किया जा सके। मिल ने, अब आते हैं मिल पे। मिल ने तो यहां तक सुझाव दिया था कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए, और यहां तक सुझाव दिया था कि अंग्रेज जो है भारत के सारे क्षेत्र पर कब्जा कर लेना चाहिए, ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। तुरंत देखते देखते पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा कर लिया जाना चाहिए और उनको जो है ज्ञान देना चाहिए, जिससे उनके जीवन जो है अच्छे हो सके, सुखी हो सके और जो है बढ़ सके। उनका मानना था कि अंग्रेज की मदद के बिना हिंदुस्तान की प्रगति नहीं कर सकता। जब तक अंग्रेज मदद नहीं करेंगे तब तक हिंदुस्तान जो है प्रगति नहीं कर सकता। यहीं पे एक लाइन मैं अपने से जोड़ देता हूं, कर सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर अंधविश्वास, हमारे अंदर डर, हमारे अंदर चाटुकारिता थी, और जिसका और हमारे अंदर जो है आपसी मतभेद थे, जिसका फायदा अंग्रेजों ने उठा लिया। और नतीजा जो है 150-200 साल तक हम गुलामी के जंजर मतलब बंधन में बंधे रहे। अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग तो 1600 में ही अंग्रेज कर चुके थे हिंदुस्तान में, और गए थे कब, तो 1947 में गए। तो अगर देखा जाए तो एक मोस्ट पब्लिक अगर देखा जाए तो 350 साल, लेकिन मान के चलते 250 साल तक जो है कड़ी रूप से टक्कर दिए। आने के बाद तुरंत नहीं हो गए थे शुरू, लेकिन हाँ शुरू हो ही गए थे धीरे धीरे। तो मान के चलते 300 साल एक एवरेज, जो कि 300 साल तक हमारे ऊपर राज किए और सोने की चिड़िया को जो है कबूतर खाना बना के छोड़ दिए। चलिए, इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति, सभ्यता का प्रतीक था। अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था। क्या इस तरह की धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? ऐसा बोलते कौन है? तो मिल बताते हैं कि इतिहास की धारणा थी कि अंग्रेजी शासन की प्रगति और सभ्यता का एक प्रतीक था। अंग्रेजी जो शासन था वो प्रगति का भी और सभ्यता का एक प्रतीक था। अलग बात है अंग्रेज नहीं कर सके। अब क्या इतिहास किसी दौर को हिंदू या मुसलमान दौर कहा जा सकता है? क्या आपको ऐसा लगता है कि इतिहास के किसी दौर को हिंदू का दौर कहा जा सकता है या मुस्लिम का दौर कहा जा सकता है? क्या आपको ऐसा लगता है? क्या इन सारे दौर में कई तरीके के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? किस युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की जरूरत क्या है?
अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब यह कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन और आमतौर के तरीके में कोई महत्व नहीं होता। हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासक को भी एक धर्म नहीं होता था। कहने का मतलब है, एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या इतिहास को किसी एक दौर यानी कि हिंदू या मुसलमानों का दौर कहा जा सकता? बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता और कभी भी नहीं कह सकते हैं। हां, थोड़ा सा जोर दिया जाता था, एक जो धर्म है उसमें जोर दिया जा सकता, जैसे औरंगजेब की नीति को ही ले सकते हैं यहां पे एग्जांपल में। लेकिन सारे जो भी राजा हुए, जो भी शासक हुए, ये जरूरी नहीं था कि वो एक धर्म पे एक तरीके से अडिग थे उसी धर्म को। इनका अलग अलग धर्म था। तो इस तरीके से नहीं कहा जा सकता है कि किसी दौर को हिंदू या मुसलमान का दौर है। सबका अलग अलग सोच था, सबकी अलग अलग धर्म थी, सबका अलग अलग संस्कृति थी। तो इस तरीके से हम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, ये जरूर कर सकते हैं कि कुछ शासक ऐसे हुए थे जिनके दौर में जो है वो धर्म फला फूला, बता सकते हैं, इतना जरूर बता सकते हैं। लेकिन यह नहीं कह सकते कि उस शासक के समय में जो है हिंदू धर्म था, या उस शासक के समय में जैसे अकबर के समय में आप हिंदू धर्म कह सकते हैं, यह नहीं, संभव नहीं था। मुस्लिम कह सकते नहीं था, इन्होंने सबको एक समान देखा। या फिर औरंगजेब के समय में यह भी आप नहीं कह सकते कि पूरी तरीके से मुस्लिम का दौर था, नहीं कह सकते। हाँ, उस पर ध्यान ज्यादा दिया गया था, यह अलग बात है। इसी तरीके से मिला के आपको आंसर देना होगा, मेंस में भी लिखना होगा और इंटरव्यू में भी जवाब देना होगा, ताकि सामने वाले को लगे कि नहीं, तुम में दम है, तुम वाकई में एसडीएम की कुर्सी के लायक हो। चलिए अब आगे की ओर आते हैं। इतिहास द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण को अलग हटकर इतिहास भारतीय इतिहास के आमतौर पर प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। इस विभाजन की भी अपनी समस्याएं हैं। इतिहास के इन खंड को बांटने की समझ भी पश्चिम से ही आई है। जो इतिहास को हम बांटते हैं, अभी हम इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं, अच्छी तरीके से आप जानते हैं, कई बार हम तो पढ़ा भी चुके हैं और अब जानते भी हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। प्राचीन काल, मध्यकालीन और आधुनिक काल में 3 तरीके से इतिहास को बांट के हम उसको क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। लेकिन इसमें भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है इसकी समझ पश्चिमी से ही आई है और कुछ न कुछ इसमें समस्याएं भी हैं। इस विभाजन करने में, चाहे प्राचीन में, मध्य में या आधुनिक में, विभाजन बांटने में कुछ न कुछ समस्या है। और ये जो आई हुई है विभाजन, ये बांटने की जो विधि आई है, ये भी कहीं न कहीं पश्चिम से ही आई है। पश्चिम में आधुनिक काल का विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकत को विकास का युग माना जाता है। उनके लिए मध्यकालीन समाज, ध्यान रखिएगा, उनके लिए मध्यकालीन समाज वे समाज थे जहां आधुनिक समाज की ये विशेषताएं नहीं थी। क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इस अवधारणाओं को बिना सोचे समझे विचार ऐसे ही अपना सकते हैं जैसा कि हम किताबों में देखेंगे? अंग्रेजों के शासनकाल में लोगों के पास में समानता, स्वतंत्रता और मुक्ति नहीं थी और ना ही यह आर्थिक विकास की प्रगति का दौर था। कहने का मतलब जो मध्यकाल में जैसा समय था, जिस तरीके से वृद्धि हो रही थी, जिस तरीके से अर्थव्यवस्था चल रहा, जिस तरीके से समाज चल रहा था, जिस तरीके से सांस्कृतिक हमारी विरासत चल रही थी, क्या उस टाइम में आधुनिक काल में अंग्रेजों के समय में था? बिल्कुल भी नहीं था। ना तो समानता थी, ना तो स्वतंत्रता थी, या फिर मुक्ति किसी भी तरीके की नहीं थी, ना तो आर्थिक विकास था, ना तो प्रगति का दौर था अंग्रेजों के समय में। बहुत से सारे इतिहासकार इस युग को जो है औपनिवेशिक युग भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत से जो इतिहासकार हुए इस युग को औपनिवेशिक युग कहा जाता है। अब आते हैं कि औपनिवेशिक क्या होता है। कई बार आपने पढ़ा है, मुझे पूरी तरीके से विश्वास है, पढ़े हैं, आंखों के सामने से गुजरा, लेकिन क्या आपने कभी सोचने की कोशिश किया कि औपनिवेशिक क्या होता है? कभी आप सोचने की कोशिश किया? नहीं, मैं सबकी बात नहीं करता हूं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको नहीं पता। चलिए उनको समझाते हैं। इस किताब में आप पढ़ेंगे कि जिस तरीके से अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित कर दिया। आप देखेंगे कि किस तरीके से उन्हें अर्थव्यवस्था, समाज पर नियंत्रण स्थापित किया, अपने सारे खर्चे को निपटाने के लिए राजस्व वसूल किया, अपनी जरूरतों की चीजों को सस्ती कीमत पर खरीदा, जो भी जरूरत की चीज अपने लिए जरूरत थी अंग्रेजों को, उसको सस्ती दामों में खरीदा और निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसल की खेती करवाई। और इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आए, आप ये भी जानेंगे। ब्रिटिश शासन के कारण यहां के मूल्य मान्यताओं और पसंद नापसंद, रीति रिवाज, तौर तरीके क्या बदलाव आए। जब हम एक देश को दूसरे देश के दबाने के लिए इस तरीके के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशिकरण कहा जाता है।
अब अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे मैंने आपको क्या कहा कि उपनिवेशिक क्या होता है। सबसे पहले ये समझिए, अब यहां पे क्या था, अंग्रेज हमारे देश को जीत लिए थे, स्थानीय नवाबों और राजाओं को क्या कर दिए, दबा दिए गए। अंग्रेज 1857 की क्रांति जब होती है तो बहादुर शाह जफर को क्या कर दिया जाता है, रंगून भेज दिया जाता है और उनके जितने भी बिरादरी के लोग होते हैं उन्हें जो है लाल किला के सामने गोली मार दिया जाता है और यहां पे जितने भी नवाब और राजा हुए यहां से समाप्ति हो जाती है। यहां के बाद अंग्रेज काल शुरू हो जाता है और इन्होंने क्या किया, अर्थव्यवस्था और समाज पर अपना नियंत्रण स्थापित करना शुरू कर दिया। खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूलने शुरू कर दिए। अलग तरीके से जो है इन्होंने कर लगाना शुरू कर दिए और कर लगा के ज्यादा से ज्यादा जो है कर वसूलने की शुरुआत शुरू कर दी गई। उसने क्या किया, अपनी चीजों को सस्ती कीमत पे खरीदा और निर्यात के महत्वपूर्ण फसल की खेती करवाई गई। और इसके लिए महत्वपूर्ण फसल की खेती करवाने के लिए सबसे अच्छा उदाहरण है नील की खेती। चंपारण में अपने लिए करवाते थे, हिंदुस्तान के लिए नहीं। और यहां से जो है अपनी जो जरूरत की चीज होती थी ब्रिटेन के लिए उसको सस्ती कीमत पे खरीदते थे और यहीं की चीज को यहीं जो है महंगे दामों में वो बेचा करते थे। तो अगर देखा जाए तो अब एक देश दूसरे देश के दबने से, इस तरीके से जिस तरीके से दबाव अपने ऊपर बढ़ने गया, चाहे राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, सभी तरीके से बदलाव जो है आते हैं और इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, उपनिवेशीकरण कहा जाता है। मतलब क्या है, इस पे किसी भी तरीके का आपका जोर ना हो तो इसके कहा जाता है उपनिवेशीकरण। लेकिन जल्द ही आप समझ जाएंगे कि सारे वर्ग और समूह इन बदलावों को एक ढंग का अनुभव नहीं कर रहे थे। इसलिए इन किताबों को हमारे अतीत का नाम दिया गया है। इसीलिए इन किताबों को हमारे अतीत का नाम दिया गया है। किस तरह के जानते हैं, अब हम किस तरह जानते हैं, आइए थोड़ा सा यहां पे देख लेते हैं। भारतीय इतिहास के पिछले 250 सालों का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन से स्रोत का इस्तेमाल करते हैं। 250 साल का जो इतिहास है, इतिहासकार जो यूज करते हैं स्रोत, वो कौन सा स्रोत है उसको समझने की कोशिश करते हैं। एक एक बात को इसको समझिएगा क्योंकि थोड़ा सा आपको पूरी तरीके से, मतलब एकदम पूरी डीपली तरीके से आपको समझाया हूं कि यहां के बाद अब आपको जो है इतिहास पढ़ना सच में बच्चों का खेल हो जाएगा। मैं इतिहास इसलिए पढ़ाता हूं ताकि अगर इतिहास अंदर में इच्छा है लेने की कि ऑप्शनल सब्जेक्ट इतिहास लिया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं आपका कोई ना कोई जो है अंधविश्वास डाल दिया गया कि इतिहास ऐसा है, बोरिंग है, बड़ा चैप्टर है, ये है, इसका सिलेबस ऐसा है, इसका वो है, ऐसे है, वैसा है, इससे सिलेक्शन नहीं होता है। तो इन सारी अंधविश्वासों को आपको तोड़ने के लिए ये सब किया जाता है। ये मैं नहीं कहता हूं कि आप इतिहास लीजिए, कभी नहीं, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि अगर इंटरेस्ट इतिहास है तो इतिहास जरूर लीजिए। चलिए, प्रशासन अभिलेख तैयार करता है, कैसे करता आइए देखते हैं। अंग्रेज शासन के द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते थे। ये तो क्लियर हो रहा, यहां कोई समस्या नहीं है। अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीजों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। अंग्रेज ऐसा मानते थे कि कोई भी घटना घट रही है या कोई भी चीज है उसकी जो है लिख लीजिए। आज भी आप लोग स्टूडेंट हैं, आज भी आप लोग देखते होंगे जो लोग गांव के होंगे या शहर से भी होंगे, उसके मम्मी पापा कहते हैं बेटा एक काम करो, जो भी आप शहर में रह के खर्च करते हो उसको लिखते जाओ। जो भी घटना तुम्हारी जिंदगी में होती है एक डायरी बनाओ, उसमें आप लिखते चले जाओ, तो वही एक दिन जो है एक बहुत बड़ा जो है इतिहास बन के तुम्हारे सामने, आंखों के सामने आ जाएगा। क्योंकि तुम्हारा भी एक अपना इतिहास है। दुनिया की इतिहास पढ़ते हो, अपना भी तो इतिहास एक बार पढ़ लो। इतिहास अपना तब पढ़ोगे जब अपनी हर एक बात, हर एक दिन की घटना आप लिखना शुरू करोगे, वही तो एक दिन पूरा जाके इतिहास बनता है। उसी तरीके से अंग्रेजों की भी एक आदत थी, हर घटना को, हर चीजों को वो लिखा करते थे। क्लियर हो गया? उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसला, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था। किस तरीके की योजना होती थी, किस तरीके का निर्देश होता था, किस तरीके से नीतिगत फैसले होते थे, सहमति होती थी, उसको साफ साफ ये लिखना जरूरी समझते थे। ऐसा करने के बाद चीजों को अच्छी तरीके से अध्ययन किया जा सकता था और ऐसा करने से ये समझ में आ जाता था कि इसको फिर से अध्ययन किया जाए तो ये समझ में आता था कि कहां पे कमियां रह गई, तो आसानी से आप ढूंढ लेते हैं। लेकिन अगर आप कोई चीज को नहीं लिखते हैं तो आप अपनी कमियां को जिंदगी भर नहीं ढूंढ सकते हैं। इसलिए लिखना बेहद जरूरी है। लिखिएगा तभी उस कमियों को आप ढूंढ सकिएगा। क्लियर हो गया? वाद विवाद किया जा सकता है। इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी, प्रतिवेदन पर आधारित जो है शासन की संस्कृति जो है पैदा हुई। अंग्रेजों को यह भी लगता था,
चलिए, अंग्रेजों को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेज और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है। लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय संस्थाओं, अभिलेखों कक्ष भी बनवा दिए। तहसील दफ्तरों, कलेक्ट्रेट, कमिश्नरी दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। महत्वपूर्ण दस्तावेज को बचाकर रखने के लिए अभिगार यानी कि आर्काइव और संग्रहालय जैसी संस्था भी बनवाए गए कि सारे अभिलेख को महत्वपूर्ण तरीके से बचाकर रखा जाए। और आज भी आप देखिएगा, हमारे भारत सरकार जो है क्या करती है, सबको जो है अलग अलग तरीके से, चाहे कलेक्ट्री हो, कमिश्नर हो, सचिवालय हो, कचहरी हो, इन सब का रिकॉर्ड रूम होता है जहां पे सारे दस्तावेज को अच्छे तरीके से संभाल कर रखा जाता है। 19वीं सदी की शुरुआत में, हाँ, कभी कभी आप यहां पे क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर कभी कभी तो जो जल जाता वो जलता नहीं है, इसको जलाया जाता है, क्योंकि इनके पीछे नेताओं की जो है काली करतूत होती है। इन काली करतूत को जलाने के लिए, इन काली करतूत को मिटाने के लिए ही जलाया जाता है, जलता नहीं है। कोई भी दस्तावेज जलता नहीं है, उसको इस तरीके से सुरक्षित रखा था। अगर आग लग जाए, तूफान आ जाए, सुनामी क्यों ना आ जाए, वो दस्तावेज पे कुछ भी नहीं हो सकता है, इतनी सुरक्षित रखी जाती है। लेकिन उसे जान के जला दिया जाता है। बस ये जानने के लिए है, मतलब इस तरीके से नेगेटिव आप नहीं लीजिएगा, आपको बस समझा दिए कि आपके दिमाग में अगर इस तरीके का क्वेश्चन उठ सकता है तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं। क्लियर? 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए। 19वीं सदी की जैसी शुरुआत होती है, यानी कि 1800 से, 19वीं सदी का मतलब 1800 से लेकर 1899 तक, यानी शुरुआत हो रही है, यानी 1800 से लेकर 1810 के आसपास शुरुआती के टाइम में है। यह क्या किया जाता था, दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों के ज्ञापन को आज भी अभिलेखागार में देख सकते हैं। वहां आप जिला अधिकारी के द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट को पढ़ सकते हैं, या ऊपर बैठे अफसरों और प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देश सुझाव को देख सकते हैं। 19वीं सदी की शुरुआत सालों में इन दस्तावेज और सावधानी पूर्वक नकलें बनाई जाती थी। उन्हें खुश नसीबी में माहिर लिखते थे। खुश नसीबी या फिर कहें तो सुलेखविश ऐसे लोग होते थे जो बहुत सुंदर ढंग से चीजें लिखते थे। 19वीं सदी के मध्य तक जो है, जैसे 19वीं सदी के मध्य का मतलब क्या हुआ, 1850 के बाद यही मध्य हुआ। 1800 से लेकर 1850 तक एक हुआ, और 1850 से लेकर 1900 तक, इसके बीच का मध्य का टाइमिंग हुआ 1850 के मध्य मान लीजिए। इसके मध्य के टाइम में जो है छपाई तक होने लगी। अब देखिए यहाँ पे ये जो है फोटो देखिए, ये क्या है, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1920 के द्वारा दफ्तर ये बनाया गया। 1920 में एक दफ्तर बनाया गया। आइए यहां देखते हैं, तकनीकी भी फैसले लगी थी, और इस तकनीक के सहारे अब प्रत्येक सरकारी विभाग जो है कार्रवाइयों के दस्तावेज कई तरीके की प्रतियां बनाई जाने लगी। सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व, अब किस तरीके से सर्वेक्षण बढ़ रहा है, इसके महत्व को पहले समझते हैं, अच्छे तरीके से समझिए। उपनिवेशिक शासन के दौर जो है सर्वेक्षण के चलन में महत्वपूर्ण होता चला गया। अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी भी देश को अच्छी तरीके से शासन चलाने के लिए उसे सही ढंग से जानना बेहद जरूरी है। आज भी मैं कहता हूं कि अगर आपको एसडीएम बनना है तो सबसे पहले इसके सिलेबस को खंगालिए, पहले समझिए क्या नीड है और क्या आप दे सकते हैं। जब तक इस चीज को अच्छे तरीके से नहीं समझिएगा, जब तक उसकी पूरी तरीके से खंगालने की कोशिश नहीं कीजिएगा, तब तक आप उस चीज को नहीं समझ पाइएगा। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए जो है बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। 19वीं सदी के मध्य, ध्यान रखिएगा, 19वीं सदी की शुरुआत से ही क्या किया गया, पूरी तरीके से नक्शा, बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। गांव में राजस्व सर्वेक्षण किए गए। सर्वेक्षण की धरती से मिट्टी की गुणवत्ता, वहां से मिलने वाले पेड़ पौधे, जीव जंतु, स्थानीय इतिहासों और फसलों का पता लगाया जाता था। पता लगाया गया कि वहां कैसी मिट्टी है, मिट्टी की गुणवत्ता क्या है, कौन से फसल उपजाए जाते हैं, कौन से पेड़ पौधे हैं, वहां उस क्षेत्र में कौन से जीव जंतु जो है निवास कर रहे हैं, ये सारे को पता लगाया गया। अंग्रेजों की राय थी कि किसी इलाका में शासन चलाने के लिए इन सारी बातों को जानना बेहद जरूरी, और सही बात है। अगर आप मान लीजिए कि सिविल सेवक बनने जा रहे हैं तो आपको सही तरीके से आपको जो है इतिहास का ज्ञान होना चाहिए, आपको भूगोल का ज्ञान होना चाहिए, आपको अर्थशास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, आपको समसामयिकी का ज्ञान होना चाहिए। मतलब कंप्लीटली जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और यही चीज अंग्रेज भी मानते थे कि किसी भी क्षेत्र में अगर अपना शासन चलाना है तो वहां की सारी चीजों को जानना बेहद जरूरी है। 19वीं सदी के आखिरी से हर 10 साल में जनगणना भी किए जाने लगे। अब क्या होगा, 19वीं सदी के आखिरी समय में हर 10 साल में, अब जनगणना कब होता है, कई बार क्वेश्चन अगर आपसे पूछ देगा हालत खराब हो जाएगी। देखिए 8th क्लास में हर 10 साल में जनगणना होती है, याद रखिएगा।
जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इकाई, व्यवसाय के बारे में जानकारियां इकट्ठा की जाती थी। अब जनगणना कराने का महत्व क्या था? जनगणना कराना ये नहीं महत्व था कि हाँ कितनी जनसंख्या बढ़ रही, उनका सीधा ये महत्व था कि कौन से क्षेत्र में लोग का जो है जन्म दर अधिक बढ़ता जा रहा है, कौन से क्षेत्र में कौन सी जातियां ज्यादा जो है ऊपर की ओर बढ़ती हुई जा रही है, कहां पे महिलाओं का विकास कितना हो रहा है, या फिर पुरुषों का जन्म दर कितना है, महिलाओं का जन्म दर कितना है, रेशियो, ये सारी चीजें जो है ये जनगणना से ही पता लगना शुरू हो गया था। इसके अलावा जो है वनस्पतिक सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातात्विक सर्वेक्षण और मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि कई दूसरे सर्वेक्षण भी यहां पे किए जाते थे। बहुत सारे दूसरे सर्वेक्षण। अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता है? अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। रिकॉर्ड के कई विशाल भंडार, हम बहुत कुछ लगा सकते हैं, फिर भी इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि ये सारी जो सरकारी, यहां पे देख लीजिए डायग्राम, फिगर देख लीजिए, बंगाल में मानचित्र है, सर्वेक्षण कार्य जो है चल रहा है। यहाँ पे सर्वेक्षण कार्य पूरी तरीके से चलता जा रहा है, जहाँ पे जिन्स पेशेंट के द्वारा बनाई गई तस्वीर 1832 की ये तस्वीर है, देख लीजिए 1832 में कैसा क्षेत्र था, एक बार आप भी देख सकते हैं। और ये जो है 1857 का विद्रोह है, ये तो कई बार आप देखे भी होंगे। चलिए, इनमें हमें यह पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किन चीजों में थी और बाद के लिए किन चीजों को बचाए रखना चाहते थे। इन रिकॉर्ड से हमें यह समझने में जो है हमेशा मदद नहीं मिलती है कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते थे, उन पे क्या और किस तरीके की कार्रवाई में क्या वजह थी। कहने का मतलब ये, यहाँ पे जो है जो भी अफसर होते थे उनकी दिलचस्पी किन चीज़ों में होती थी ये कोई भी नहीं जानता, वही सिर्फ जानते थे। इसके साथ साथ में ये जो रिकॉर्ड होती थी, ये जो रिकॉर्ड से ये समझने में हमेशा मदद नहीं मिलती थी कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते हैं, देश के जो दूसरे क्षेत्र में लोग जो बैठे हुए हैं वो क्या महसूस करते थे, इनसे उन्हें पता नहीं चल पाता था। और उन पर किस तरीके की कार्रवाई होती थी, इसकी भी वजह कुछ भी नहीं थी। इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा। अगर इन बातों को हमें जानना होगा तो कहीं और अपनी नजर को दौड़ाना होगा। जब हम ऐसे दूसरे स्रोत की तलाश में निकलते हैं तो हमें उनकी भी कोई कमी नहीं रहती है, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक उन्हें ढूंढना जरा मुश्किल साबित होता है। इस लिहाजा से लोगों को डायरिया, तीर्थ यात्रा और यात्रियों के संस्मरण, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथा, स्थानीय बाजारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तिकाएं महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे जैसे छपाई की तकनीक फैली, अखबार छपने लगे और विभिन्न मुद्दों पे जनता में बहस भी होने लगी, नेताओं और सुधारक ने अपनी विचार को फैलाने के लिए लिखा, कवियों ने उपन्यासकार और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा। लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों ने रचे जो पढ़ना लिखना जानते थे, उनसे यह हमें पता नहीं लगा सकते हैं। और इनसे हम यह पता नहीं लगा सकते कि आदिवासी, किसान और खदानों में काम करने वाले मजदूर, सड़कों पर जिंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरीके से अनुभव से गुजर रहे थे। अगर हम थोड़ी और कोशिश करें तो हम इसके बारे में जान सकते हैं। जैसे जैसे इस किताब में आगे बढ़ेंगे हम यह बात समझने में आने लगे। कहने का मतलब कि धीरे धीरे मुश्किल साबित होना शुरू हो जाता है। अब धीरे धीरे जिन लोगों को डायरिया हुआ, ध्यान रखिएगा, मतलब के लिहाजा से लोगों की डायरिया, जो भी डायरिया होती थी उनसे, तीर्थ यात्रा जो करते थे उनसे यात्रियों का संस्मरण जो था वो महत्वपूर्ण होती थी, उनकी आत्मकथाएं लिखी जाती थी, बाजार में लोकप्रिय पुस्तक हुआ करते थे। उसके बाद धीरे धीरे जो है जैसे जैसे छपाई की तकनीक फैलना शुरू हो गई, अखबार छपने लगे, विभिन्न मुद्दे पे जनता जो है बहस करना शुरू कर दी गई, कवि उपन्यासकार अपनी भावना भी व्यक्त करना शुरू कर दिए गए। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये थी कि पढ़े लिखे लोग बहुत कम थे। अब आज से 15-20 साल की समय की बात कर रहा हूँ और मैं अपनी आंखों से देखा हूँ कि क्या होता था ना, कभी किसी लड़की की शादी हो जाती थी, मैं सही बात बता रहा हूँ, थोड़ी सी हंसी मजाकी के लहजे में है लेकिन रियल है। तो जब शादी ब्याह हो जाती थी तो जो लेटर लिखा जाता था उनके अपने पति के घर से, तो वो लेटर आने में 10 से 15 दिन लग जाते थे। उस समय इतनी मतलब इस तरीके से सोशल मीडिया या फिर टेक्नोलॉजी इतना फास्ट नहीं थी। तो जो वो लेटर लिखा जाता था हिंदी में, तो क्या होता था उसे वो पढ़ नहीं पाती थी, तो समाज में जो गांव में जो पढ़ी लिखी होती थी उसके पास जाके वो लेटर को खोलती थी और उसमें जो लिखा होता था वो चीज़ उसे पढ़ के सुनाती थी।
अब प्रॉब्लम है कि पढ़ के सुना ली, अब इसका जवाब कौन देगा? तो जवाब में जो वो सोचती थी वो बोलती थी और सामने वाला उस पर लिखती थी। उस तरीके का समय था। तो कहने का मतलब मेरा सीधा से यही मतलब हुआ, किताब तो छप गई लेकिन पढ़ने वाले लोग लिमिट है, तो इसे पढ़ेगा कौन? ये सबसे बड़ी समस्या, कौन पढ़ेंगे? तो इसके लिए जो है हम लोग ये चीज ये नहीं लगा पा रहे हैं कि जो उस टाइम के आदिवासी थे, किसान थे, खाद्यान्नों में काम करने वाले मजदूर, सड़कों पे जिंदगी गुजारने वाले गरीब लोग थे, वो किस अनुभव से गुजर रहे थे, इसके बारे में कोई जानकारियां नहीं है। लेकिन अगर थोड़ी सी हम कोशिश करेंगे तो इसके बारे में भी हम जान लेंगे। जैसे जैसे ये अध्याय आगे बढ़ते जाएगा इन सारी की बातों की जानकारी हमें मिलना शुरू हो जाएगी। तो आज का चैप्टर यहीं तक था। हमारी कोशिश होती है हमेशा की तरह कि बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊं, 4 पेज ही हो लेकिन ऐसा पढ़ा जाए कि उसके बाद जिंदगी में कभी पढ़ने की जरूरत ना पड़े आपको। मेरा सीधा सा उद्देश्य यही होता। अगर मैं चाहूं तो 4 पेज को 10 से 15 मिनट में खत्म कर दूं और अच्छे से अपने वीडियो को मैं चला भी लूं और आप अच्छे से देख भी लें। लेकिन ये 54 मिनट का वीडियो हम अपने लिए नहीं, आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए करते हैं। हम अपने लिए कुछ भी नहीं करते हैं, हम चाहते हैं आप बनो, क्योंकि जब तक आपका नाम नहीं होगा तब तक मेरा नाम गुमनाम रहेगा। मुझे आपका नाम चाहिए। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा? कुछ भी नहीं करना होगा, बस जो आप सीखे, जो आप समझे, आज तक में जो भी आपकी जिंदगियां बदली, उसके बारे में कमेंट करके मुझे लिखिए। मुझे बड़ा अच्छा लगता है और मैं जनरली कम से कम 90% लोगों को जो है कमेंट का रिप्लाई जरूर देता हूं। हाँ, थैंक यू, वेलकम, फर्स्ट व्यूअर, ये सब लिखने पर मैं उनको कमेंट नहीं करता हूं, लेकिन हाँ, जो दिल की बात लिखते हैं मैं अपने दिल से उनको जरूर बात लिखता हूं। और हो सके तो जाते जाते एक बात जरूर बोलने की कोशिश करूंगा। बहुत ऐसे हिंदुस्तान में लोग हैं जो सिर्फ एक वक्त की रोटी खाते हैं, लेकिन उनके दिलों के अंदर, उनकी धड़कनों में आज भी सपना है कि एसडीएम की कुर्सी पे मैं जरूर बैठूंगा, क्योंकि मैं डिजर्व करती हूं। लेकिन उनके पास में इतने पैसे नहीं हैं कि शहरों में जाके लाखों रुपया बहा के किसी संस्था में पढ़ सकें। तो मैं आपके लिए गॉडफादर हूं, तो आप उनके लिए गॉडफादर बनिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, नमस्कार।